So, hello and welcome back to my channel. Wishing you all a very happy new year. You all are going up for your exam, and there is nothing better than practicing questions at this point of time. आज के वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, समथिंग दैट वी हैव नेवर डन बिफोर. आई वांटेड टू गिव यू अ वेरी गुड सिमुलेशन ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम सेंटर, जहां पर आपके सामने पेपर वन के सभी यूनिट्स आते हैं, इंग्लिश के सभी यूनिट्स आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस. तो आई वॉन्टेड टू गिव अ सिमिलर प्रैक्टिस टू यू, जो आप आज के वीडियो में देखने वाले हो. आज का वीडियो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा अपने आप को इवेल्युएट करने में एंड ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स वन आफ्टर द अनदर. इफ इट ऑल यू आर समवन जो कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है, तो मैंने यूट्यूब पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है क्वेश्चन बैंक की. उसमें आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप उन सभी को अच्छे से देख लेते हो, मेरे साथ क्वेश्चंस लगा लेते हो, तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा. सो प्लीज इनका जरूर से पार्ट बनिएगा. एंड इफ इट ऑल आपको मुझसे टीचिंग ईजी लगती है एंड लिटरेचर पढ़ना मुझसे बहुत अच्छा लगता है, मेरे इन पेड कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट करेगा. आई एम श्योर यू are going to love it. Now let's go and take a good practice of all these miscellaneous questions of paper 1 and English. मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये स्टाइल एंड आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए. जून 2025 में आपसे एक बड़ा ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन पूछा गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी से. अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किया है ना, तो अपना कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन निकाल ले जाओगे. Which of the following is not a kind of literary research? Now, literature के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज तो अच्छे से क्लियर है कि लिटरेरी रिसर्च क्वालिटेटिव होती है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होती है. क्योंकि लिटरेरी रिसर्च में आपको किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, आपको किसी भी चीज को मेजर नहीं करना होता है, आपको उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं करनी होती है. तो यू कैन क्लियरली कम टू एन आंसर कि इसमें से लिटरेरी रिसर्च कौन नहीं है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नॉट अ लिटरेरी रिसर्च. हम लोग जब लिटरेचर में रिसर्च करते हैं तो बिब्लियोग्राफिक एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म उसमें जरूर अप्लाई होता है, जहां पर आप बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हो, आप बहुत सारे वर्क्स को निकाल के पढ़ते हो और उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हो. तो टेक्स्ट को आप क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो, करेक्ट. बायोग्राफिकल भाई लिटरेचर है तो अ लॉट ऑफ ऑथर्स बायोग्राफी लाइफ एंड हिज बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी देयर. एंड इंटरप्रेटिव है जहां पर आप एक टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हो कि ये फेमिनिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट है, या फिर ये पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है. तो ये तीनों आपकी लिटरेरी रिसर्च का पार्ट है एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ योर लिटरेरी रिसर्च. सो गाइज ये क्वेश्चन देखते हैं. जून 2025 का क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से. तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा. यहाँ पे लिखा है कि आपको राइट कॉम्बिनेशन चुनना है इन ABCD 4 दिए गए पॉइंट से. सबसे पहले कह रहा है टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग और इसको बोल रहा है ट्रू. तो और इसके अलावा आप देखें सेम पॉइंट यहाँ सी पे भी दिया है टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग और इसको दिया है फॉल्स. तो आपको चुनना है वो वाला पॉइंट जो आपको सही लग रहा है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जो भी आप मैच करेंगे सही मैच होगा वो आपको चुनना है. तो आप बताएं कि क्या टीचिंग इंक्लूडेड होती है लर्निंग के अंदर. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रू आएगा. अच्छा, यहाँ काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है कि लर्निंग तो सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है. तो यहाँ टीचिंग में टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग कैसे बोल रहे हैं कि अगर लर्निंग में टीचिंग इंक्लूडेड होती है, ये कैसे सत्य होगा. देखो भाई इस बात को समझो कि लर्निंग जो है उसके लिए आपको टीचर नहीं चाहिए, है ना. बिना टीचर के भी आप चीज़ों को लर्न करते हो, जीवन पर्यंत चीज़ों को सीखते हो. लेकिन कोई भी चीज़ जो आपको सिखाती है एक तरीके से वो आपका एक तरीके से वो आपका टीचर होती है या आपको कुछ ना कुछ सीख या टीचिंग मिलती है. तो यहाँ पे जो टीचिंग शब्द है वो टीचर से सिग्निफाई नहीं करता. ये जो टीचिंग शब्द है ये सीख जो आपको लर्निंग मिल रही है उसके बारे में बता रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीख या टीचिंग तो उसमें मिल ही रही होती है. तो इसलिए यहाँ पे उसको ट्रू माना है. इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं. एक कह रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स अ करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, इसको फॉल्स बोला गया है. और डी पॉइंट कह रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, इसको ट्रू बोला गया है. तो ये वाला जो पॉइंट है पोस्ट एक्टिव वाला, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा. ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कॉम्पिटेंस ऑफ टीचिंग के अंदर, जहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं टीचिंग की. प्री हमारी होती है, फिर इंटरैक्टिव होती है एंड पोस्ट इंटरैक्टिव होती है.
तो पोस्ट इंटरेक्टिव स्टेज हमेशा किस चीज़ की होती है, एवेल्यूएशन की, कि जो भाई करेक्शन करना है कि बच्चों में कोई कमी तो नहीं रह गई या मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं रह गई। तो यहाँ पे जो पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है वो वाकई करेक्टिव और रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि चीज़ों को, प्रोसेस को करेक्ट करती है और उसकी क्या रेमेडी, क्या उसका इलाज हो सकता है, उस पर काम करती है। तो ये भी बात हमारी यहाँ पे ट्रू है, इसलिए जो सही ऑप्शन है वो 1 है। जून 2025 में आपसे एक नो ब्रेनर क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन लिटरेचर के सभी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को एक जगह पर रखकर बोला है कि इनके पब्लिकेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। आपका करेक्ट आंसर है BDEAC। आइए देखते हैं इन वर्क्स को। टू लीव्स इन अ बड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय मुल्कराज आनंद, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को शो करता है, और अबाउट योर टी प्लांटर्स वर्कर्स, सो मेनी हंगर्स 1947, भवानी भट्टाचार्य का ये वर्क है। एक क्वेश्चन आया था जहां पर बोला गया था कि कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो इंडिपेंडेंस के दौरान पब्लिश हुए थे, तो रिमेंबर द इंडिपेंडेंस डेट एज वेल। वेटिंग फॉर महात्मा 1955 RK नारायण का वर्क है, बड़ा ही फेमस वर्क है ये। द सर्पेंट एंड द रोप 1960 बाय राजा राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। अ बेंड इन गंजेस 1964 मनोहर मालगांवकर का वर्क है। इट इज कंसिडर्ड अ पार्टीशन नॉवल। तो पार्टीशन नॉवेल्स की भी आपने अच्छी लिस्ट बनाई होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने अपीयर करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 2025 का है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक से है। पूछ रहा है इनमें से कौन से रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ध्यान दो, आप लोग जो इजी चीज़ें पढ़ते हो वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले, इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप अ थियरी। तो रिसर्च जो होती है उसका हमेशा ही ये एम होता है कि वो एक नई थियरी निकाल करके दे। देखो ध्यान से समझो, रिसर्चेस कई प्रकार की होती हैं। कभी रिसर्च जो है वो एक बेसिक या प्योर रिसर्च होती है ना, जिसका उद्देश्य होता है कोई नई जानकारी निकाल के देना, लेकिन ये हमेशा नहीं है। जैसे मान लीजिए अप्लाइड रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग थियरीज हैं उनका यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की रिसर्च में ही न्यू थ्योरी निकल के आए, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सुनने में सही लग सकता है, हाँ रिसर्च का मतलब तो कुछ नया करना है, लेकिन नहीं, अलग अलग प्रकार की रिसर्चेज मैंने आपको पढ़ाई हैं और हर रिसर्च जरूरी नहीं है कि उसका उद्देश्य न्यू थ्योरी को बनाना। अगला, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। सही बात है भाई, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक। अवैज्ञानिक तो कोई प्रोसेस रिसर्च नहीं कहला सकता। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क यूज होता है, जाहिर सी बात है भाई, बिना तर्क की कोई रिसर्च थोड़ी कहलाएगी, तो तर्क यूज होता है, सही बात है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। अगेन, हाइपोथेसिस, हर प्रकार की रिसर्च कोई भी हो उसमें हाइपोथेसिस जरूर बनती है, ये भी सही नहीं है भाई। जैसे कई नॉन साइंटिफिक टाइप की रिसर्च, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, तो उसमें तो आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई इसमें एक्सपेरिमेंट रन ही नहीं कर रहे, उसमें कोई हाइपोथेसिस बना के उसे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही नहीं है उसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, तो जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हर रिसर्च में हो, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस एविडेंसेस टू डेराइव फाइंडिंग्स। जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, है ना, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो किस बेसिस पे, हम बहुत चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके बेसिस पे ही, उस परख के बेसिस पे ही हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये बात सही है। देखो कंक्लूजन हर रिसर्च में होता है और उस कंक्लूजन के पीछे बहुत सारा एनालिसिस, सोच विचार चीजें होती हैं, भले वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्शन रिसर्च हो, सब में एक कंक्लूजन कि भाई क्या प्रोसेस कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। जो हमने चीज सोच रहे हैं हम, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा, सब कुछ कंक्लूजन ही कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के एंड में सक्सेस ही आए, बहुत रिसर्च के एंड में फेलियर भी आता है, वो भी एक प्रकार की रिसर्च है। तो वो जो कंक्लूजन आ रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत सोच विचार विमर्श और मंथन करके ही निकल रहा है, तो ये बात सही है, ई पॉइंट सही। तो बी, सी और ई पॉइंट सही है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
जनवरी 2025 में आपसे यूजीसी नेट या फिर रेस्टोरेशन एज का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आई हैव लॉस्ट काउंट कि वे ऑफ द वर्ल्ड से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विलियम कॉन्ग्रीव के इस वर्क का आपसे पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है। वेरी इजी आंसर, पीचम इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ वे ऑफ द वर्ल्ड। ये जॉन गे के बेगर्स ओपेरा का एक कैरेक्टर है। We have Fainal, Mirabelle, Waitwell and Millamant also. ये सभी मेन कैरेक्टर्स हैं ये रेस्टोरेशन कॉमेडी के, विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1700s। थीम ऑफ लव, मैरिज एंड किसके पास पैसा जाने वाला है। आप लोग में से किसी ने अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी है द ब्रिजटन, इट इज क्वाइट अ फेमस वन, जिसमें लेडी फेदरिंगटन की जो पूरी स्टोरी और उनकी बेटियों की दिखाई गई है, बहुत हद तक मैच करेगी। अगर आपको समझना है ना विलियम कॉन्ग्रीव वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एंड कैसे आपके अपर क्लास सोसाइटी में शादियां होती थी, स्कैंडल हो जाते थे, तो जरूर से आप लोग ये सीरीज देखिएगा एंड वे ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ना मत भूलना। जनवरी 2025 में आपसे एक बड़ा ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हु हैज रिटन द लाइफ डिवाइन। सीधा सीधा आपको वर्क दे दिया है, पूछा है कि बताओ इसका ऑथर कौन है। इफ यू स्टडीड इंडियन लिटरेचर यू प्रोबेबली नो कि श्री औरोबिंदो का ये काफी एक फिलोसफिकल वर्क है जो मेटाफिजिकल आइडियाज प्लस वेदांतिक फिलोसफी को ब्लेंड करता हुआ ये वर्क आपके सामने आता है। श्री औरोबिंदो हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं एंड सोसाइटल रिफॉर्मर भी हैं। तो इनके वर्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेक श्योर कि आप इनके टाइटल बेस पे तो वर्क्स देखें, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी आप डिटेल में जाकर जरूर से तैयार करें। सो गाइज ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जून 2025 का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी जो यहाँ विशेषताएं लिखी हैं वो एक गुड लिसनर, एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो सिंपल है, जो नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं वो गलत हो जाएंगे और जो इजी पॉइंट्स लिखे हैं, अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, वो सही हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कीप क्वाइट वाइल लिसनिंग। तो जब भी सुन रहे हैं तो अपनी बात सुनाने के बजाय दूसरे की बात सुने और शांत रहें। तो सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो ये सही जवाब हो जाएगा। लिसन विथ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पीकर। जो बोलने वाला है उसके प्रति आप क्या रखें, नकारात्मक विचार रखें। तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा, है ना। तो नकारात्मक विचारों से अगर किसी को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी बात आपको गलत ही लगेगी। तो निष्पक्ष होकर सुनना होता है दूसरे को। शो इंटरेस्ट इन द स्पीकर। जो स्पीकर है बोलने वाला, उसमें थोड़ी रुचि दिखाएं ताकि स्पीकर अपने मन की बात और अच्छे से बोल पाए। तो सही बात है। फोकस ऑन द ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर। तो जो पहनावा है स्पीकर का उस पर आप ध्यान दें, क्या पहना है क्या नहीं पहना है। तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पहनावे से आपको प्रभावित होना चाहिए, एक्चुअली उसकी बात में क्या दम है उसे आपको सुनना होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। और उसके बाद कीप योर माइंड ओपन टू एवरी सब्जेक्ट एंड स्पीकर। तो अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखें उसके लिए जिसके लिए स्पीकर बात कर रहा है। तो सही बात है, ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे तभी अगले बंदे का पर्सपेक्टिव हम समझ पाएंगे। तो ए, सी और ई यहाँ पे पॉइंट सही हो जाएंगे, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है सही है। सितंबर 2024 में आपसे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी विद से। नाउ एंड देन यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन कि कौन इनका मेंबर है एंड कौन इनका मेंबर नहीं है। नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर यूनिवर्सिटी विच फॉर दोज ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे या फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट थे। देन ये वो पोएट्स कहलाए जाते हैं जो इंग्लिश रेनेसा के प्लेज एंड ड्रामास को शेप करते हैं एंड शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार करते हैं। सो जॉन लिली इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। वी हैव थॉमस नैश, we have George Peele, we have Robert Greene, we have Christopher Marlowe, we have Thomas Lodge, we have Thomas Kidd। ये सभी 7 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें से थॉमस किड का नाम थोड़ा सा डिबेटेबल है कि ये यूनिवर्सिटी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए ना कैम्ब्रिज में गए, बट स्टिल इनका जो स्टाइल है वो मैच करता है यूनिवर्सिटी विट्स के बंदों को। तो ये इनका ही पार्ट है। थॉमस नॉर्टन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स।
सो ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में है, जून 2025 में पूछा गया है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से, महाविहारा वाले सेक्शन से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इट इज सेड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर तक्षा द सन ऑफ। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आप सबको पता है, कई महाविहारास हम लोग पढ़ते हैं और महाविहार से जुड़े हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा इतिहास में कहीं से कोई भी क्वेश्चन ले करके वो लोग पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम जो है तक्षा के ऊपर पड़ा था, और पूछा गया है कि ये तक्षा जो है किसका बेटा था। तो किसका बेटा था? बुद्धगुप्त राजा का बेटा था, कंड का बेटा था जो कि गंधर्व के छोटे बेटे थे, या तथागत गुप्त राजा का बेटा था, या फिर भरत द यंगर ब्रदर ऑफ रामा ऑफ रामायणा, कि रामायणा में जो रामा के छोटे भाई थे उनके नाम, उनका बेटा था तक्ष, किसका बेटा था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसका सही जवाब है फोर्थ, है ना। तो फोर्थ क्यों है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे भरता द यंगर ब्रदर ऑफ रामा ऑफ रामायणा, ये सही आंसर है। क्यों? बिकॉज एंशिएंट ट्रेडिशन होल्ड्स दैट तक्षशिला या तक्षशिला वाज नेम्ड आफ्टर तक्षा, तक्षा के नाम पे तक्षशिला नाम आया था, और ये जो है भरत का बेटा था, हु रूल्ड द रीजन अकॉर्डिंग टू द रामायणा। तो रामायणा में आप सबको पता है कि जो भरत थे, राम वगैरह, ये सारे इन सब के राज्य थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस राज्य को भरत होल्ड करते थे, उनका जो पुत्र था तक्षा, उन्हीं के नाम पे तक्षशिला ये नाम आया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो सही आंसर जो है वो 4 है। अगस्त 2024 में रिसर्च मेथडोलॉजी से एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। विच रिसर्च ट्रीट्स फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड एज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। नाउ सपोज करो आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हो और आपको इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट इतना समझ में नहीं आया। ध्यान से समझो कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो दुनिया के फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड को ही अपना एक स्टैंडर्डाइज डेटा बनाकर उस पर रिसर्च करती है। आइए हम लोग ऑप्शन देखें। एम्पेरिकल रिसर्च सभी को पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जहां पर आप किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हो और उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप अपना फाइनल आंसर देते हो। तो आप एक बात बताओ, यू कैन टेक अप एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, बट क्या आप सोशल वर्ल्ड पे ही एक्सपेरिमेंट करने लगोगे? तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक्शन रिसर्च बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होता है। वहां पर पार्टिसिपेशन की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की नीड होती है। यू डू नॉट टेक अप द सोशल वर्ल्ड और पीपल एज स्टैंडर्डाइज डेटा इन एक्शन रिसर्च, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पर आप टेस्ट करते हो, जहां पर आप सर्वेस करते हो, ऑब्जर्वेशंस उठाते हो, जो भी पॉसिबल चीज मिलती है आपको, फिजिकल, सोशल, पीपल, उनसे आपने जो इंटरव्यू करना चाहा, किया, पूछा, हिसाब लगाया, क्वांटिफाई किया, वो आपका स्टैंडर्डाइज डेटा बनता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव होना पड़ता है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी लिटरेरी रिसर्च में आ जाएगी, जहां पर हर चीज आपके कॉन्टेक्स्ट पर ड्रिवन होती है। यू कैन नॉट टेक अप सोशल वर्ल्ड पीपल एज योर स्टैंडर्डाइज डेटा। तो आंसर आपके सामने क्लियर है कि क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आप इन चीजों को स्टैंडर्डाइज डेटा के लिए ले सकते हो। अगस्त 2024 में आपसे इंडियन लिटरेचर से एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। आई हेट दीज क्वेश्चंस वेयर आई सी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को राइटर्स को कहा गया है। आई लिटरली फील सॉरी फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर एनी ह्यूमन हु हैव टू learn birth of date to prove their intelligence in a particular paper. R.K. Narayan, Raja Rao, Sri Aurobindo, we have K.S. Venkat Ramani and Sarojini Naidu. आपका करेक्ट आंसर है CEDAB। आइए हम लोग इनकी एक बार डेट भी देख लेते हैं। श्री औरोबिंदो born 1872, सरोजनी नायडू 1879, K.S. Venkat Ramani 1891, R.K. Narayan 1906 and Raja Rao 1908. This becomes your correct chronological order. सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। जून 2025 का लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन है, फैलेसीज से। तो फैलेसीज की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में आएंगे।
तो यहाँ 4 फैलिसीज दी हैं, एड होमिनेम, स्ट्रॉमैन, फॉल्स कॉज एंड रेड हेरिंग। इनके मतलब यहाँ दिए हैं। मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन, कारण परिणाम का संबंध बना देना गलती से। अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू, इशू का मुद्दा ना बना के किसी व्यक्ति के ऊपर ही अटैक करना। मिस रिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट, किसी के आर्ग्यूमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसको सही से प्रेजेंट ना करना, या कह सकते हो अर्थ का अनर्थ बना देना। डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू, किसी दूसरे इशू पे अटेंशन डाइवर्ट कर देना, किसी इशू पे मुद्दे पे बात करने के बजाय उसे भटका देना। तो क्या होगा सही जवाब, आइए देखते हैं। सबसे पहले एड होमिनेम फैलेसी क्या होता है। एड होमिनेम का मतलब ही है कि किसी ह्यूमन पे, किसी व्यक्ति पे प्रहार करना, है ना, किसी व्यक्ति विशेष को बलि का बकरा बना देना आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए। तो यहाँ पे ए का जो है ऑप्शन होगा सेकंड, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति कह रहा है कि पॉल्यूशन मत करो, ठीक है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, पॉल्यूशन मत करो। बट अगर इस व्यक्ति को हम देखें तो व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति अल्कोहल लेता है ना, या ये व्यक्ति ड्रंकार्ड है ना, पीता रहता है। तो कोई व्यक्ति जो है इसकी बात को, ऐसा हो सकता है कि लोग ना समझें और बोले कह रहे तुम तो गलत बात कर रहे हो, कि ये तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि तुम तो एक गलत व्यक्ति हो और तुम तो जो है शराब पीते हो, या तुम गलत, तुम्हारी आदतें गलत हैं, या तुम देर से उठते हो, तो तुम्हारी बातें गलत हैं। तो इसका मतलब कि आर्ग्यूमेंट को ना लेकर के अटैकिंग द पर्सन, उस पर्सन पे ही अटैक कर देना, दिस इज एड होमिनेम। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन जो है आप बहुत महान बातें कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, और पलट करके आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि तुम तो चुप करो, तुम तो सुबह खुद 10 बजे के बाद उठते हो, तुम कैसे ही चीज बताओगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भले आपने जितनी ज्ञान की बात करी हो वो सारी फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सुबह 10 बजे के बाद उठते हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है। 10 बजे के बाद उठना एक अलग चीज है, कोई ज्ञान की बात करना एक अलग चीज है। बट फिलहाल दिस इज अ फैलेसी, ये सही मान लीजिएगा, हाँ भाई 10 बजे के बाद उठता है, ये कैसे ही बात कर रहा होगा। सो दैट इज एड होमिनेम, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द इशू, या आर्ग्यूमेंट को फेस करने के बजाय पर्सन पे अटैक कर देना। अगला है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन का क्या, स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, है ना, और मैन का मतलब होता है आदमी। तो खेतों में चिड़िया वगैरह से फसलों को बचाने के लिए एक भूसे का आदमी रखा जाता है, मतलब वो आदमी जिसमें कोई जान नहीं है, नकली का आदमी रखा जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये फैलेसी भी है। क्या फैलेसी है? मिस रिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट, है ना, किसी व्यक्ति ने कोई बात करी, कोई आर्ग्यूमेंट दिया, और उसकी आर्ग्यूमेंट से मेन बात ना पकड़ के कुछ अर्थ का अनर्थ पकड़ के उसका जवाब दे दिया, या फिर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने कोई बात बोली, मतलब जैसे मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आजकल जो है वो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। तो पॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग केयरलेस हो गए हैं, है ना, यानी कि उसने कुछ ऐसा बोला। आंसर देने वाले ने आंसर किसका देना था? पॉल्यूशन का देना था। लेकिन आंसर देने वाले ने बोला कि केयरलेस कैसे बोल दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई केयरलेस बोलने की, और उसने 10 काम बता दिए कि देखो ये काम कितने एक्टिव के किए हैं, है ना। तो आई होप आप समझ रहे होगे, मिस रिप्रेजेंट करना किसी के आर्ग्यूमेंट को, मतलब एक्चुअल इंसान या मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल मैन ये था, लेकिन आंसर दिया गया स्ट्रॉ मैन का, मतलब एक भूसे का आदमी खुद से बनाया गया, एक नकली आर्ग्यूमेंट खुद से बनाया गया, खुद ही समझ लिया किसी और ही चीज की बात हो रही है, और फिर उसका आंसर दे दिया। घर में कॉमनली अगर हम देखें तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मम्मी आपको कह रही हैं कि जाओ मार्केट से कुछ सामान ले आओ, लेकिन आप जो है वो मान लीजिए पबजी गेम खेल रहे हैं और कई घंटों से गेम खेल रहे हैं। अचानक आपको एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव होता है और मम्मी आपको बोलती हैं कि तुम बैठे बैठे एकदम आलसी हो गए हो, कोई काम नहीं करते।
और अचानक से आपने एक पॉइंट पकड़ा आलसी का, कि आलसी किसको बोल दिया भाई, सुबह 4 बजे कौन उठता है, या आपने 10 काम बता दिए कि ये काम कौन करता है, वो काम कौन करता है, कल 6 घंटा कौन जो है ये काम कर रहा था। तो आपने क्या करा, आपने आर्गुमेंट कुछ और ही पकड़ लिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया आर्गुमेंट को, और एक स्ट्रॉ मैन बना के खुशी खुशी उसका आंसर दे दिया। ओके, अगला है फॉल्स कॉज की फैलेसी। फॉल्स कॉज का क्या मतलब है, झूठा कारण। यानी कि आपको पता है कि कोई भी कारण होता है उसका एक परिणाम होता है, यानी कि एक कॉज होता है उसका कोई इफेक्ट होता है। लेकिन जब कोई चीज हो रही है, कोई चीज परिणाम हुआ, कोई चीज घटित हुई, और उसका कारण क्या था, सही कारण पे ना पहुंच के आपने कुछ भी मन से कारण बना लिया जो वाकई कारण था भी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स कॉज, है ना। तो जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेस। जैसे मान लीजिए कि एक कार में 4 दोस्त जा रहे थे, ठीक है जी। उस कार का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 दोस्त चले गए और एक दोस्त बचा। अब इसके मन में आया कि मैं ही क्यों बचा और ये 3 दोस्त क्यों चले गए। फिर उसको समझ में आया कि जब वो घर से निकला था तो उसकी मम्मी ने उसे दही खिलाई, तो उसने ये बोला कि हाँ भाई ये बात सही है कि घर से बाहर निकले तो दही खाना शुभ होता है। देखो भाई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई भी नहीं बचा, लेकिन मैं बच गया। तो क्या ये बात सही है? ये मुझे लगता है कि एक फॉल्स कॉज है, कि मतलब हाँ सही बात है कि दही खाई, दही खा के निकला और एक्सीडेंट उसका नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में ये एक कोरिलेशन बैठ गया, एक मिस्टेकिंग गलत कोरिलेशन बैठ गया कि दही खा के निकलोगे तो मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है भाई, सेना का जो जवान है युद्ध के लिए निकलता है, तो अगर ये बात सही होती तो भाई वो दही खा के निकले तो फिर वो बच जाएगा। क्या इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ये बिल्कुल गलत कोरिलेशन है। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दही खाएगा तो वो अमर हो जाएगा, लेकिन उसने एक फॉल्स कॉज अपने मन में बिठा लिया। ओके, अगला है रेड हेरिंग। तो रेड हेरिंग का क्या मतलब है? रेड हेरिंग का मतलब है ध्यान भटकाना। तो यहाँ पे रेड हेरिंग में फोर्थ ऑप्शन, डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू। जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई सवाल किया गया और उसने ध्यान भटका दिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई बच्चा जो है, उसकी मम्मी उसको मेले में ले गई, तो बहुत सारी चीजें देख रहा था, कुछ टॉयज वगैरह पड़े थे, कुछ खाने पीने का था, तो बच्चा बार बार कह रहा था मम्मी मुझे कुछ खाना है, मम्मी ये ले दो, मम्मी वो ले दो। तो मम्मी ने उसको क्या करा, मम्मी ने बोला देखो बेटा आसमान में ऊपर जा रहा है कौआ, है ना। तो बच्चे ने देखा ऊपर, खुश हो गया, और ये सारे मुद्दे थे, ये सारे गायब हो गए। तो कभी भी किसी व्यक्ति का ध्यान भटका देना मुद्दे से, उसको हम कहते हैं रेड हेरिंग की फैलेसी, आर्गुमेंट की फैलेसी, डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू। जैसे ये जितने भी हैं, ये सारे आप आजकल जो पॉलिटिक्स वगैरह है उसमें देख सकते हो कि जिनसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं वो किस प्रकार के जवाब दे रहे हैं। 95% ऑफ टाइम वो जवाब जो होते हैं वो किसी ना किसी फैलेसी से ग्रस्त होते हैं। अब क्या है कि पढ़ाई लिखाई इतनी पॉपुलर है नहीं, प्रेवलेंट है नहीं हमारे चारों ओर, तो लोग इन सवाल, फैलेसी का मतलब ही है कि आपको सुन के लगता है बिल्कुल सही आर्गुमेंट है, लेकिन एक्चुअली उसमें फैलेसी होती है। अब क्योंकि आपको पता है तो आप अवेयर रहें, और कुछ भी आप पॉलिटिकली चीजें या मेन स्ट्रीम में कहीं पे भी आप चीजें सुनते हैं या किसी को अपने घर में चारों ओर कुछ बोलते हुए समझते हैं, तो ये आप समझें कि किस प्रकार की फैलेसी उस आर्ग्यूमेंट में हो सकती है। तो रेड हेरिंग आप देखते हैं पॉलिटिक्स में भी होती है कि भाई किसी से पूछा कि भाई आपने डेवलपमेंट क्या की, तो बोलता है कि हमने तो नहीं की, लेकिन 60 साल पहले जो था उसने क्या की वो बताओ। तो अपने से मुद्दे से छोड़ के व्यक्ति दूसरे पे चला जाए, तो ये भी एक प्रकार का रेड हेरिंग होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई सारी फैलेसीज एक क्वेश्चन के माध्यम से, और इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन देखो, जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये तो सारे राइटर्स पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन टॉपिक्स को बिलोंग करते हैं। तो आइए हम इन्हें मैच करते हैं। नेगुई वा थियांगो, द फेमस writer for decolonizing the minds, has written this particular work, The Language of Languages, जहाँ पर ये नेटिव एंड अफ्रीकन लैंग्वेजेस के बारे में और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एम सिजेर।
जिनका ये वर्क है डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, जहां पर ये कॉलोनाइजेशन को क्रिटिक करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव फ्रांस फैनन, द वेरी फेमस वर्क इन्होंने लिखा है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, जिनका ये वर्क है towards the African Revolution, very important work. Lastly, we have Chinua Achebe, जो famous writer हैं of Things Fall Apart. He has written this work, There Was a Country. Now, this question से आपको पता लगता है कि इन writers के सिर्फ major and famous works ही नहीं, other important works भी आपको prepare करने हैं. I hope this is clear. अगस्त 2024 में आपसे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द लेक स्कूल ऑफ पोएट्री। नाउ व्हेनेवर यू सी लिटरेरी मूवमेंट्स, आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन इनका पार्ट है एंड कौन इनका पार्ट नहीं है। So Lake School of Poetry refers to a group of poets who lived in the Lake District of England. ये एक जगह का नाम था। कौन कौन इनका पार्ट है? We have Coleridge, we have Robert Southey and William Wordsworth. इन तीनों को हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स भी बोलेंगे, जो अपने सेम थीम्स को शेयर करते थे फॉर द लव ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेप्थ। इनके करियर की शुरुआत में बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है फॉर देयर romantic views and as going astray from the classical views of neoclassicism, but they didn't care and इनको लेक स्कूल ऑफ पोएट्स के अंडर डाला जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं फैलेसी का, जून 2025 से। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ध्यान से इसे समझना। लिखा है, इट इज इमोरल टू यूज टेक्स्ट बुक्स विद प्रोफेन वर्ड्स इन देम because it is not right for our children to be exposed to disrespectful and ugly words। कह रहा है कि अगर टेक्स्ट बुक जो है हमारी बुक है, उसमें अगर बुरे शब्द हैं, है ना, प्रोफेन या इमोरल शब्द हैं, तो ये बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? इसका कारण क्या दिया है? क्योंकि ये राइट नहीं है। ये इमोरल वर्ड्स टेक्स्ट बुक में डालना बुरे हैं क्योंकि ये नॉट राइट है फॉर आवर चिल्ड्रन, और जो भी रीजंस दिए। तो आप देखो कि जो चीज कारण में है वही चीज परिणाम में भी है कि जो प्रोफेन वर्ड्स हैं वो इमोरल हैं। क्यों? क्योंकि वो राइट नहीं है। तो इमोरल का मतलब ही होता है नॉट राइट। कुछ नया नहीं बताया जा रहा है कि भाई ये चीज बुरी है क्योंकि ये चीज बड़ी गंदी है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, जो कारण में है वही परिणाम में भी है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम लोग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या फिर आप आर्ग्यूमेंट इन सर्कल भी बोल सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जहां पर आपको अरेंज करने हैं इन सभी वर्क्स को इन देयर ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। नाउ लिटरेरी थ्योरी से ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है, जहां पर एक कोई थ्योरी उठाकर उनकी सभी टेक्स्ट को एक जगह मैच करके रख के आपसे कहा जाएगा कि आप क्रोनोलॉजी में लगाओ। इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये सभी मेजर वर्क्स है, कोई भी आपको इसमें से माइनर वर्क नहीं दिखाई देगा। तो इनकी डेट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको अच्छी तरीके से लर्न होगी। आइए हम लोग एक बार इनको देख लेते हैं। फ्रांस फैनन का वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है एंड ब्लैक इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज के बारे में बात करता है, पब्लिश्ड इन 1952। देन वी हैव एडवर्ड साइड्स ओरिएंटलिज्म। ओ माय गॉड, ये इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1978 में पब्लिश हुआ है। ये इनका सेमाइनल वर्क है एंड he tells in this work how you are going or how power dominates the eastern cultures. We all have been a part of the colonizers, जो हम लोग के भी ऊपर रूल करके गए हैं। इसके अंदर इन्होंने कैसे ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट बताया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। निग्योई वातियांगो का ये जो वर्क है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, ये तो हम लोग अपने मास्टर्स से पढ़ते चले आ रहे हैं। मास्टर्स में इसका क्वेश्चन भी आता था, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने इसको पढ़ा हो। होमी के भाभा का नेशन एंड नरेशन 1990 को पब्लिश होता है। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज की कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चरल बिलोंगिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। देन अगेन होमी के भाभा का लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में आता है ना। होमी के भाभा के भी काफी सारे वर्क्स पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आपने इन सभी राइटर्स और इन सभी वर्क्स की डेट को अच्छे से रटा हो। जून 2023 में आपसे ब्रिटिश लिटरेचर से एक
प्रॉपर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलीजियो लेसी। नाउ दिस इज अ वर्क विच बिलोंग्स टू ड्राइडन एंड इससे काफी सारे स्टेटमेंट्स देकर पूछा है कि बताओ इसमें से कौन से ट्रू है। यू मस्ट ब्रश अप दिस कॉन्सेप्ट की रिलीजियो लेसी हमारे ड्राइडन का वो वर्क था जो लोगों को ये बताने की कोशिश करता था कि आपका जो फेथ है वो आपका ब्लाइंड अथॉरिटी से नहीं आकर बल्कि रीजन से आना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के एक्सट्रीम से नहीं आना चाहिए। आपको तर्क लगाकर अपने फेथ को विन करना है। सो जॉन ड्राइडन रोट रिलीजियो लेसी, भाई ये तो बिल्कुल सही है। रिलीजियो लेसी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड एंजेलिकन चर्च, तो ये ऑप्शन गलत है, उल्टा क्योंकि इसने एंजेलिसिज्म को डिफेंड किया है। जॉन ड्राइडन उस टाइम पर एंजेलिसिज्म को सपोर्ट करते थे, आगे जाके ये कैथोलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बुक के दौरान ये एंजेलिसिज्म को डिफेंड करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिलीजियो लेसी मीन्स अ लेमैन्स फेथ। नाउ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेमैन्स फेथ का मतलब होता है द फेथ ऑफ अ नॉन क्लर्जी मैन। देखो क्लर्जी इज पार्ट ऑफ अ चर्च, तो वो तो फेथ को सपोर्ट करेगा, एक्सट्रीम को सपोर्ट करेगा, ब्लाइंड अथॉरिटी को बोलेगा फॉलो करो। लेकिन रिलीजियो लेसी का मतलब ही है कि एक वो इंसान जो चर्च से कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है उसके फेथ के बारे में ये बात करता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। Religio Lacey was published in 1690, बिल्कुल गलत। It was published in 1682, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। Religio Lacey was a philosophico-religious prose treatise। अब देखो कैसे छुपाया गया है कि हाँ philosophical religious टाइप का वर्क है, तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ हाँ ये सही है, बट देखो ध्यान से ये प्रोज लिखा हुआ है, जबकि इट इज अ पोएम इन योर हेरोइक कपलेट्स, इट इज अ वर्स वर्क, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड यू कम डाउन टू ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी एज योर करेक्ट आंसर्स। सो गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2025 से आया है ये क्वेश्चन और बेसिक से है पीपल एंड एनवायरनमेंट में। यहाँ पूछ रहा है विच वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, यानी कि जहाँ पे हम सांस लेते हैं, उसकी कई परतें हैं। कह रहा है सबसे दूर वाली परत कौन सी है। तो चार ऑप्शन है, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसमें हम लोग हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है। ऊपर आप जाते जाएंगे ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होती चली जाएगी और ओजोन बढ़ती चली जाएगी। तो जहाँ पे ओजोन लेयर होती है जो धूप से यूवी रेस को फिल्टर करके हमें एक कम हार्म करने वाली जो सनलाइट प्रोवाइड कराती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो अगली लेयर होती है वो स्ट्राटोस्फेयर होती है। स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर होती है और जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, स्टेप्स आपको याद करने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटर मोस्ट लेयर थर्मोस्फेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। जून 2023 में आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी से वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को देखकर डरना मत, परेशान ना होना, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 1, the former of the two is related to some abstract idea or theory and the latter relies on experience and observation alone। भाई ये बात कितनी सही है, पहले ही हमें अपना आंसर मिल गया कि when I am taking up a conceptual research, तो मैं एक थ्योरी पर काम कर रही हूँ। I am trying to understand the metaphysical concept of the metaphysical writers, वो एक थ्योरी है, that I am trying to understand their conceits and everything। Whereas empirical research पूरी तरीके से experimental होती है, एंड आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एंड देन ओनली यू गिव योर फाइनल फाइंडिंग्स। तो ये एक बड़ा आपका इजी आंसर हो गया। बड़े स्टेटमेंट देखकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होने हैं, बस अपने कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से मिलेगा एंड एम्पिरिकल रिसर्च आपका एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। In December 2021, you have been asked one of the most common questions from literary movements, जहां पर आपको इन मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मूवमेंट आएगा। ऑन नंबर 1 we see Cavalier poets. These were also known by the name of the Royalists, and these were all the lyric poets associated with the court of Charles I, जिनका रेन 1625 से 1649 में हमें देखने को मिलता है। इनकी पोइट्री बड़े ही खुश मिजाज थी एंड दे यूज्ड टू एंजॉय देयर डे टू द फुलेस्ट। तो कैवेलियर पोएट्स नंबर 1 पे आ जाते हैं। ऑन नंबर 2 वी हैव द लेक पोएट्स।
इनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक राइटर्स भी बोल सकते हैं, विद वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी being the very well part of the lake poets. Next up, we have Imagist poets. Now, these were the poets of early 20th century जो कि बहुत ही sharp and precise language of poetry को लिखा करते थे, जिसमें से एजरा पाउंड is one of the very famous names. And lastly हमें देखने को मिलते हैं the movement poets जो कि 1950s के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे. They came as a reaction against the modernist kind of poetry. And that is why आपका correct answer हो जाएगा BDAC. I hope this is correct. सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं. जून 25 का फैलेसी से क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से. Which fallacy is committed in the following statement? God exists since it is written in the scriptures, since the scriptures are the words of God. कह रहा है God exist करता है. God exist करने का क्या रीजन है? क्योंकि ये स्क्रिप्चर में लिखा है, और स्क्रिप्चर क्या है? उसे गॉड ने लिखा है. तो मतलब क्या है? गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा है. स्क्रिप्चर में लिखा है क्योंकि उसे गॉड ने लिखा है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है. अब यहां पे देखो क्या हो रहा है. गॉड का एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कि वो क्या कर रहा है? स्क्रिप्चर्स का यूज कर रहा है, और स्क्रिप्चर किसने लिखे हैं? वो गॉड ने लिखे हैं, है ना. तो इसका मतलब घूम फिर के बात गॉड पे ही आ रही है. गॉड एग्जिस्ट सिंस इट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर. कहां लिखा हुआ है? स्क्रिप्चर में लिखा है. इस किताब में लिखा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता होगा. क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर को गॉड ने ही लिखा है. तो भाई अगर स्क्रिप्चर में को गॉड ने लिखा है, ये बात को प्रूव करना है, तो आपको कोई और डेटा देना होगा. स्क्रिप्चर में लिखा है गॉड एग्जिस्ट करता है, और गॉड ने ही स्क्रिप्चर भी लिखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां से शुरू किया वहीं खत्म किया. जो चीज कारण है वही परिणाम भी है ना. तो यहां पे कभी भी ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बन गया है कि जो कारण है वही परिणाम है. तो इसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, और एक और इसका नाम है बेगिंग द क्वेश्चन. तो सही जवाब हो जाएगा सेकंड. दिसंबर 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच सेज हु व्यूड वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कोलरिज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेक्ट ऑफ पोएट्स डिसेंटर्स फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स इन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म who constituted the most formidable conspiracy against sound judgment in matters political. Now, वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कोलरिज, आप सभी को पता है कि ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक राइटर्स हैं. रोमांटिसिज्म केम आफ्टर योर नियो क्लासिसिज्म. नियो क्लासिसिज्म में वो सारे पोएट्स एंड क्रिटिक्स आपको दिखाई देंगे जो क्लासिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जो रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. पर जैसे ही वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी आते हैं, इनका जो तरीका होता है डिविएशन फ्रॉम द क्लासिक्स, टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, टॉकिंग अबाउट नेचर, ह्यूमैनिटी, कहीं से भी ये लोग क्लासिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, एंड अपनी ही एक नेचर की दुनिया में ये लोग रहते हैं. तो उस टाइम पे व्हेन दे वर ब्लूमिंग, व्हेन दे वर राइटिंग देयर वर्क्स ड्यूरिंग दिस टाइम या ट्रांजिशन के टाइम पे, तो जाहिर सी बात है इनको बहुत हेट मिलेगी. एंड फ्रांसिस जेफरी इज दैट क्रिटिक एंड एडिटर ऑफ अ क्रिटिकल जर्नल एडिनबर्ग रिव्यू, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म एंड इन रोमांटिक राइटर्स को हेट कर रही थी. इन्होंने ये सड़े गले शब्द बोले हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक राइटर्स के लिए कि भाई ये एक लेक पोएट्स जो है एक सेक्ट ऑफ पोएट्री अपनी चला रहे हैं, एंड पता नहीं किस टाइप की पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं जो साउंड जजमेंट से बिल्कुल अलग है, या फिर हमारे क्लासिसिज्म से बिल्कुल अलग है. सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट. आपको मैगजीन का नाम भी याद रखना है, विच इज एडिनबर्ग रिव्यू. कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है. अक्टूबर 2020 में आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछा गया है. आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है या रटा है, इट डजंट मैटर्स. ये आपके पेपर में आने वाला है. पेपर 2 में नहीं आया तो पेपर 1 में जरूर आता है. Which of the following is the correct sequence of stages in empirical research? हमें पता है कि empirical research एक experimental research होती है, जो experiment करके या experience करके ही किसी observation पर पहुंचती है and finally अपनी findings को दिखाती है. So खुद से पहले सोचो, यहाँ पे आपको अगर रटना नहीं पसंद है तो दिमाग लगाओ कि अगर मैंने एक दिमाग में हाइपोथेसिस बनाई
कि 4 कॉफी पीकर आई एम एक्टिव द एंटायर डे एंड इट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमंस की जो दिन में 4 बार कॉफी पीता है वो पूरा दिन एक्टिव रहता है, उसे नींद नहीं आती है। तो नंबर वन थिंग, दिस इज माई हाइपोथेसिस, आई एम येट टू फाइंड आउट कि क्या ये यूनिवर्सल है, क्या ये दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 7 कॉफी पी के जिनकी नींद खुलती होगी या वो एक्टिव रहते होंगे। सो आई एम येट टू फाइंड आउट कि 4 बार कॉफी पीने से क्या इंसान एक्टिव रहता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपका सेकंड स्टेप होता ही है कि आप निकल पड़ते हो उसकी खोज करने, उसकी डेटा की कलेक्शन करने कि भैया मेरी तो 4 कॉफी में नींद खुल जा रही है, बट कोई ऐसे लोग हैं जो 10 कॉफी में भी सोए पड़े हैं, तो लेट मी कलेक्ट द डेटा। आप रिसर्च करते हो एंड यू कलेक्ट योर डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालिसिस करते हो कि आपने जो भी आपने डेटा इतना वो किया है उसकी एनालिसिस तो करोगे कि किसकी क्या हो रही है, नींद किसी की कम आ रही है, किसी को ज्यादा आ रही है। तो यू आर गोइंग टू डू अ गुड एनालिसिस। उसके बाद आप वैलिडेट करने की कोशिश करते हो कि भैया मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो करेक्ट हाइपोथेसिस भी है कि नहीं, वो रिलायबल है कि नहीं। तो आप ये चीज देखने की कोशिश करते हो। वैलिडेशन के बाद लास्ट में आता है आपका फाइंडिंग्स कि आपने सब कुछ कर लिया एंड लास्ट में आप अपनी फाइंडिंग्स पूरी दुनिया को बताते हो कि भाई 4 कॉफी पीने से मुझे तो नींद खुल जाती है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो लास्टली यू गिव योर फाइंडिंग्स। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इवन इफ यू डोंट नो, आपने रटी नहीं है चीजें, लेकिन अगर आपने चीजों को समझा है ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन फैलेसी से है, जून 2025 से। आइए इसको देखते हैं। Which fallacy is committed in the following statement? I can expect that you would not find any moral issue in making abortion illegal, since your ability to feel sympathy for the rights of the woman in a general way is very limited. कह रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एबॉर्शन को इलीगल ठहराने में कोई ऐसा मॉरल इशू नहीं लगेगा, है ना। मतलब आप अगर एबॉर्शन को इलीगल बताते हैं तो इसमें आपको नैतिकता नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो क्षमता है सिंपैथी फील करने की और विमेन के राइट को फील करने की वो बहुत कम है ना। बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है आप इस चीज़ को ना समझ पाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि गर्भपात को अवैध बनाने में आपका कोई नैतिक मुद्दा नहीं मिलेगा, है ना। गर्भपात को आप अवैध बनाना चाहते हैं, कुछ भी आपको इसमें नैतिकता या अनैतिकता इस मुद्दे पे नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आप महिला के अधिकारों और उनके लिए सहानुभूति तो आप कुछ महसूस करते नहीं हैं, तो आपको ये मुद्दा नैतिक अनैतिक नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ध्यान समझो क्या हो रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे या उसके प्रेफरेंस पे व्यंग कसा जा रहा है कि भाई आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मिशन चल रहा है डॉग्स को बचाने का, कोई आंदोलन चल रहा है कि भाई नहीं भाई डॉग्स को हम बचाएं, और कोई व्यक्ति है जो इस बात पे कमेंट करता है, वो खुद मान लो नॉन वेजिटेरियन है ना, और कोई इस व्यक्ति को बोले कि डॉग्स को बचाना ना बचाना का एक नैतिक मुद्दा है, मॉरल इशू है, लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो खुद ही नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति हो, है ना। अब इस बात को समझो क्या है। अगर आप किसी को बोलने कि भाई तुम क्या जानो, तुम खुद ही भाई नॉन वेजिटेरियन हो, तुम क्या डॉग्स के बातों को समझोगे या उनको बचाने के लिए पहल करोगे, या आपको कैसे वो मॉरल इशू लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है या जो पर्सनल प्रेफरेंस है उस पे कमेंट कर रहे हैं। दैट इज एड होमिनम। किसी व्यक्ति के आर्गुमेंट के बजाय यदि आप क्या करते हैं, उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस या उसके अंदर की कमी निकाल के आप उस पे शिकंजा कसते हैं, सो ये फैलेसी कहलाती है एड होमिनम फैलेसी। तो सेकंड ऑप्शन सही है। August 2024 में you have been asked a chronology based question where you see डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाने को आपसे बोला गया है। Our respected B.R. अम्बेडकर is the architect of Indian Constitution and he is also known as the father of Dalit movement।
ये इतने इम्पोर्टेंट राइटर हैं दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इनकी बायोग्राफी और इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे, एंड दैट इज़ वाई है यू सी कि इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है। योर करेक्ट आंसर है CBDAE। आइए हम लोग थोड़ी सी इनकी डेट्स भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्क द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में पब्लिश हुआ था। यू ऑल नो कि आपके B.R. अम्बेडकर वॉज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, अ फिलोसोफर और अ सोशल रिफॉर्मर, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। ही वेंट टू लंडन एंड ही स्टडीड इकोनॉमिक्स, एंड सो ही वेरी वेल न्यू कि इनकी इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था, एंड दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क। देन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दलित लिटरेचर, अनाइलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में ये पब्लिश हुआ था। इट वॉज ओरिजिनली मेंट टू बी अ स्पीच, पर किसी वजह से ये स्पीच नहीं दे पाए, नहीं देने दी गई इनको ये रेडिकल स्पीच, तो इन्होंने खुद ही जाकर पब्लिश करा लिया अपना ये वर्क। देन फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1941, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स इन 1943। ये वर्क कभी ना कभी आपको मतलब ज़रूर से पढ़ना चाहिए। यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कभी भी अपनी एजुकेशनल बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी। देन वी हैव बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957 में ये वर्क इनका पब्लिश होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कौन कौन से इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेट को भी आप लर्न कर लीजिएगा। August 2024 में you have been asked this question from Indian Aesthetics. Who made the following statement in defense of Shant Ras? The 8 rasas are like 8 gods and the Shant is like their highest center Shiva. Now you all must be aware कि रासा थ्योरी के जनक माने जाते हैं हमारे भरत मुनि। इन हिज वर्क फेमसली जो कि जानी जाती है नाट्य शास्त्र के नाम से, इसके अंदर इन्होंने अपनी रासा थ्योरी को बताते हुए 8 रसों के बारे में बताया है जिनसे अलग अलग तरीके के भाव जुड़े होते हैं। अभिनव गुप्ता आगे जाके एक ऐसे स्कॉलर आते हैं जो इस 8 रस में एक और रस ऐड करते हैं, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ रसास एज 9, एंड वो बोलते हैं कि ये जो एक रस है, ही टॉक्स अबाउट द शांत रस, इज वन ऑफ द यूनिफाइंग रस जो इन सारे ही 8 रसों का एसेंस है। लेट मी गिव यू अ बिट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अपने एग्जाम के लिए इन सभी रसेस के नाम जो हैं वो पता होने चाहिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बिभत्सा एंड अद्भुत। ये 8 नाम जो हैं वो आपके भरत मुनि ने दिए हुए हैं, एंड इसमें आपके अभिनव गुप्ता ऐड करते हैं शांत रस को, एंड इसको इक्वल बताया है शिव के। जिस तरीके से शिव इज कंसिडर्ड अ डीटी जो बाकी सारे डीटीज के एक सेंटर माने जाते हैं, उसी तरीके से अभिनव गुप्ता का मानना था कि ये जो 9th रस है शांत रस, वो इन सभी 8 रसों का देवता है। सो आंसर आपको क्लियर है। ये बहुत ही एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। इंडियन एस्थेटिक्स में आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही पूछी जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेमोरी सेक्शन से है आईसीटी में जून 2025 से। यहाँ पूछ रहा है कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहला, CD इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क में जो टेक्नोलॉजी है यानी कि स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या यूज करती है, ऑप्टिकल यानी लेंस के थ्रू रीड होता है। और CD को अगर आप देखें तो ग्लास की बनी होती है, हालांकि फाइबर होता है बट ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक्स का यानी ग्लास का यूज होता है तो इसे हम ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। तो ये सही है कि CD एक ऑप्टिकल डिवाइस है। अगला ऑप्शन, फ्लॉपी इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिवाइस। फ्लॉपी बहुत पहले जमाने में आती थी, और फ्लॉपी को अगर आप खोलें, अगर मान लीजिए तोड़ के खोलते हैं, तो जैसी हमारी कैसेट आती थी ना गानों की पहले जमाने में, 90s के किड्स जानते होंगे, तो उसके अंदर एक रील होती थी, उसी कलर की फ्लॉपी के अंदर भी एक पतली सी शीट होती थी। तो ये जो भी ब्राउन कलर की जो पतली शीट होती है, चाहे कैसेट में डलती हो या फ्लॉपी में डलती हो, ये बेसिकली हमारी मैग्नेटिक इन नेचर होती है। इसलिए बोला जाता है फ्लॉपी को या कैसेट को कभी भी मैग्नेट के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, वो डेटा करप्ट हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक होते थे, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को स्टोर करते थे। तो बी पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टेट ड्राइव। तो पेन ड्राइव हमें पता है ये मैग्नेटिक तरीका नहीं है,
केवल फ्लॉपी का और जो कैसेट होते थे या मैग्नेटिक डिस्क होती थी उन्हीं का तरीका मैग्नेटिकली डेटा को सेव करना होता था। पेन ड्राइव जो है एक तरीके से सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, चिप के माध्यम से इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो सी पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला है मेमोरी कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल स्टेट, है ना। अगेन जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे मेमोरी कार्ड भी होता है, इसमें भी क्रिस्टल स्टेट डिवाइस इसको हम नहीं बोलते, इसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो चाहे पेन ड्राइव है चाहे मेमोरी कार्ड है, उन सब में चिप होती है और चिप में जो है डेटा स्टोर होता है, और उसे आप फ्लैश टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हो। हालांकि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं है, एसएसडी एक अलग चीज होती है, बट फिलहाल ये बिल्कुल नेचर में सॉलिड होती है, मतलब एक चिप होती है और सारा डेटा उसके अंदर कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, सी एंड डी, यानी ऑप्शन 2 सही है। जून 2025 में आपसे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच सेज हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन 1792। वी ऑल आर अवेयर कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करने आए थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है, नॉट जस्ट इन द ट्रेडिंग सेक्टर बट इन आवर एजुकेशन सेक्टर, मॉरल बिलीव्स चेंज करने की कोशिश की एंड मेनी मोर थिंग्स। आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा पर्सन था जिसने पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया था इंग्लिश एजुकेशन का। आप जब भी इंग्लिश इन इंडिया को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मकाउले मिनट्स आता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि आपके एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसकी वजह से इंग्लिश हमारे इंडिया में आ गई थी, पर वो काफ़ी बाद में आते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पर्सन वो कौन था, तो आपका आंसर है सर चार्ल्स ग्रांट, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे एंड ही वॉज अ स्टॉन्च इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन, जो कि ब्रिटिश मॉरल बिलीव्स एंड उनकी वेस्टर्न एजुकेशन स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बहुत ही हाईली सुपीरियर मानते थे एंड जितने भी नॉन यूरोपियन देश थे उनको पूरी तरीके से बदल के रख देना चाहते थे। इन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था जिसका नाम है ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इनका ये जो वर्क है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर इन्होंने बात किया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडियंस को सिविलाइज करें। इन्होंने बोला कि इंडियंस आर मॉरली डिग्रेडेड, काफ़ी गलत बातें बोली इन्होंने इंडियंस के बारे में, एंड दैट इंग्लिश एजुकेशन की एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स को हटाने के लिए एंड वेस्टर्न एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियंस को, ताकि हम लोग उनको बदल पाएँ, उनको सिविलाइज कर पाएँ, उनको अपलिफ्ट कर पाएँ। सो चार्ल्स ग्रांट इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि नहीं, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एंड वेस्टर्न एजुकेशन दैट इज साइंस मैथ्स एंड और भी सब्जेक्ट्स हमें इंडियंस को पढ़ाने चाहिए। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। This question has been asked in October 2020 shift 2, where you are being asked which two of the following are Samuel Johnson's statements about metaphysical poets। अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर भी आता है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी अंदर आता है, where you study the critical works of Samuel Johnson। सैमुअल जॉनसन के कुछ बिलीव्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स को लेके। यू मस्ट नो कि सैमुअल जॉनसन वाज दैट वन पर्सन जिन्होंने कॉइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स को एज अ ग्रुप ऑफ लूज पोएट्स ऑफ 17th century who were using a lot of conceits and a lot of metaphors in their work। He was very critical of the metaphysical poets along with John Dryden। John Dryden was also that one person जिन्होंने criticize किया है metaphysical poets को। So यहाँ पे आपसे 4 statements देकर पूछा है that you have to pick the statements that Samuel Johnson believed was right for your metaphysical poets। So the number one option that you can see जो correct है वो है ये, they were singular in their thoughts। ये जो word यहाँ पे singular है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये इन्होंने बोला है उनको appreciate करते हुए। This was the only appreciation or this was the only one good thing that he had to say about metaphysical poets कि ये लोग अपने राइटिंग स्टाइल में यूनिक थे एंड ओरिजिनल थे। अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आप सब लोग जानते होंगे कि वेयर वन राइटर इज राइटिंग अ ट्रेजेडी, अ ड्रामा, एनी काइंड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, वो सभी कुछ आपके दूसरे राइटर्स भी इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं या उनसे कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
एकदम 17th सेंचुरी में जब आपके जॉन डन एंड बाकी मेटाफिजिकल राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया, उनका राइटिंग स्टाइल किसी से भी मैच नहीं करता था, बिल्कुल ओरिजिनल था इनका राइटिंग स्टाइल एंड ये किसी को भी कॉपी नहीं करते थे। हेंस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट कि दे वर वेरी मच सिंगुलर इन देयर थॉट, दैट मीन्स दे वर यूनिक एंड दे वर ओरिजिनल। दूसरा जो स्टेटमेंट सही बैठता है वो ये है, सॉरी पॉइंट नंबर सी, द इफेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। अगर आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगी तो ये आपके लिए स्टेटमेंट बहुत इजी होगा कि आपके मेटाफिजिकल पोएट्स वर यूजिंग कंसीट्स, बहुत ज़्यादा कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे। एंड कंसीट्स कुछ नहीं होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, जहाँ पे आप दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हो एक दूसरे से। जैसे कि आपके जॉन डंग ने अपनी एक पोएम के अंदर लवर्स को कंपेयर किया था कंपास के दो पैरों से। दिस इज अ कंप्लीटली वियर्ड थिंग, दो ऐसी डिसिमिलर चीजों को इन्होंने कंपेयर किया था जो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता है। एंड हेंस इस चीज को लेके आपके सैमुअल जॉनसन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे कि जिन दो चीजों का साथ में होने का तुक नहीं बनता है उसको अननेसेसरीली ये लोग साथ में रख देते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दे वर वेरी केयरफुल इन देयर डिक्शन। जबकि आपके सैमुअल जॉनसन ने बोला है कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इनका जो डिक्शन है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत एम्बिगुअस है, जो सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग इनको नहीं सही लगता है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, दे अवॉइडेड ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस। यहाँ पे ये जो ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस वर्ड अगेन शो करता है कि जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालॉजीज एंड कॉम्प्लेक्स या एब्सर्ड कंपैरिजंस का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपके मेटाफिजिकल पोएट्स करते थे। दे इंडल्ज्ड इन ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस एंड यहाँ पे लिखा है दे अवॉइडेड, हेंस इसकी वजह से आपके ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे एंड ए एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फैलिसीज से। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे होते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कौन सी फैलिसी है ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। कह रहा है कोई भी ऐसे थ्योरी नहीं है जिसको वाकई प्रैक्टिस में नहीं किया जा सकता। अब रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज सच थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल एट ऑल। क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स होते ही नहीं है। तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल को कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमाइस और कंक्लूजन है या फिर असर्शन और रीजन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। थ्योरेटिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिकल की ऐसा कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जा सके। कोई जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता है वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं है। मतलब कि कोई नया निष्कर्ष नहीं निकल करके आ रहा है। बात समझ रहे हो? जब भी आपके पास ऐसा आर्गुमेंट है कि जो प्रीमाइस में दिया है घुमा फिरा के वही कंक्लूजन में भी दिया है, कि न्यूज में बहुत सारी खबरें आ रही हैं क्योंकि आजकल न्यूज में खबरें बहुत आ रही हैं, तो मतलब दोनों जगह वही बात हो रही है ना। थ्योरेटिकल चीज थ्योरेटिकल है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। कहने का मतलब है कि जहां पे कोई नई बात हमें निकल के नहीं मिल रही है वहां पे जो फैलेसी है वो बेगिंग द क्वेश्चन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आंसर नंबर 4 सही है। जून 2025 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लिंग्विस्टिक्स हम सभी को पता है कि एक ऐसी डिसिप्लिन है विच टॉक्स और स्टडीज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर सिमिलैरिटीज, देयर डिफरेंसेस एंड इट्स पैटर्न। तो आपको सिंपल इसमें से अपना आंसर निकालना है। लिंग्विस्टिक्स describes and trace the history of all observable languages। तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि लिंग्विस्टिक्स का काम ही है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना, उनके पैटर्न्स को समझना। दूसरा, to determine the forces that are permanently and universally at work in all languages। तो all languages में किस तरीके से आपके पैटर्न्स काम कर रहे हैं, रूल काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो अक्रॉस लैंग्वेजेस, उसकी पढ़ाई करता है। बिल्कुल सही। टू स्टडी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीच ओनली। अब देखो ये अपने आप में ही थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा कि भाई आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, भाषाओं के बारे में बात कर रहे हो, व्हाई आर यू पुटिंग कि सिर्फ सिविलाइज्ड लैंग्वेज के ही बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, एंड व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड। तो ये एक थोड़ा सा आपको बायस्ड स्टेटमेंट दिखाई देगा एंड इसको आपको अपने आप ही हटा देना है।
टू कंसिडर ओनली करेक्ट स्पीच एंड फ्लावरी लैंग्वेज। अपने आप ही आपको दिख रहा होगा कि नहीं यार ये कॉमन सेंसिकल नहीं है कि क्या हम लोग लिंग्विस्टिक्स को जो इतनी बड़ी डिसिप्लिन है उसमें सिर्फ करेक्ट स्पीच की जगह है, फ्लावरी लैंग्वेज की सिर्फ जगह है, ऐसा तो नहीं है। टू डीलिमिट एंड डिफाइन इटसेल्फ। नाउ लिंग्विस्टिक्स एक इतनी बड़ी डिसिप्लिन है, इट encapsulates so many languages in itself, so it is very important to set its boundaries and set the subfields. तो इसके अंदर linguistics के अंदर we have phonetics, phonology, morphology and many more branches जो इन्होंने define कर रखी हैं, जिससे आपको आपका correct answer मिल जाता है, which is A, B and A. I hope this is correct. जून 2019 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जो आप लोग से तभी बनेगा जब आपने लिंग्विस्टिक्स की सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा होगा। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड टर्म्स इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लिकेशन। अब आपका यूजीसी नेट आपको भारी भारी शब्द देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपका इस शब्द का कोई खास मतलब नहीं है, आपको बस करेक्ट टर्म आप ढूंढ के निकालना है। सो फोनोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ साउंड सिस्टम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, हमें पहले ही अपना आंसर मिल जाता है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी जरूर से देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सिम्योलॉजी को इन्होंने बताया है ऑर्डरिंग ऑफ स्पीच साउंड्स, जो कि बिल्कुल गलत है। सिम्योलॉजी आपकी एक ऐसी ब्रांच होती है लिंग्विस्टिक्स के अंदर जिसमें आप लोग साइंस एंड सिस्टम्स एंड सिंबल्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देन वी हैव एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी एक ऐसा आपका टर्म होता है जो शब्दों की ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि ये शब्द आपके कैसे जन्मे हैं, कौन सा इसका रूट वर्ड है, कहां से इसको लिया गया है। सो एटिमोलॉजी आपकी वो फील्ड होती है। वी हैव मॉर्फोलॉजी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। तो मॉर्फोलॉजी शब्दों से तो रिलेट करता है, बट आपके शब्दों के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है मॉर्फोलॉजी की। कोई भी पर्टिकुलर आपका शब्द है तो वो किन किन शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, उसमें आप ऐसा क्या ऐड कर देंगे तो उसका जो टर्म है वो किस तरीके से उसकी ग्रामर बदल जाएगी, उसका मीनिंग बदल जाएगा। ऐसी सब चीजें हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर है फोनोलॉजी, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब आपके करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, एंड आंसर नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2025, यहाँ पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ मूक इज। तो आप सबको पता है फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या कोर्सेज। तो जो भी कोर्सेज ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं और सरकार स्वयं वेबसाइट से आपको मूक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां आपको कोर्सेज मिलते हैं, तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को शॉर्ट में हम लोग मूक बोलते हैं। जून 2025 में आपसे एक मिक्स्ड सेक्शन क्वेश्चन पूछा गया है। यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेक्शंस ओवर हेयर। आपको लिटरेरी टर्म्स भी देखने को मिल जाएंगे। यू आर गोइंग टू सी कि एंग्लो सैक्सन एज से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड देन कॉमन क्वेश्चंस एज वेल। तो आइए वन बाय वन हम इन्हें जज करते हैं। A mixed metaphor conjoins two or more obviously diverse metaphorical vehicles. Now, metaphor हर एक literature के student को पता है is the comparison between two unlike things, ideas or objects. मिक्स्ड मेटाफोर मेटाफोर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक थोड़ा हायर वर्जन है, वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, बट उनकी इमेजरी इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग होती है कि द इमेजरी ऑलमोस्ट लुक्स एम्बिगुअस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि एम्बिगुअस थिंग्स काफी ज्यादा डाइवर्स दिखाई देती है। दिस इज ट्रू। In metonymy, a part of something is used to signify the whole. Now, this particular statement judges कि आपको आपके लिटरेरी डिवाइसेस की समझ कितनी ज्यादा अच्छी है। अब ये पूरा स्टेटमेंट सिनेडोची नाम के लिटरेरी डिवाइस पर फिट बैठता है, वेयर आई कुड से कि देयर आर 20 हेड्स सिटिंग इन द रूम। तो अ पार्ट इज सिग्निफाइंग द होल। अब जाहिर सी बात है कि 20 खोपड़ियां तो नहीं बैठी हैं, देयर आर 20 पीपल सिटिंग, तो उनके एक पार्ट को मैंने डिनोट कर दिया जिसको हम सिनेडोची कहते हैं, एंड नॉट मेटोनिमी। पॉइंट नंबर सी, to scan a passage of verse is to go through it line by line to analyze its content, theme and diction. ये वाला statement बिल्कुल आपका गलत है, because there is a technique by the name scansion जो एक particular verse या poetry के अंदर उसके poetic devices and उसके metaphorical devices, the structure and everything देखने का काम करता है, and not content and theme. तो ये वाला भी statement गलत हो जाएगा। D,
The term kenning denotes to the recurrent use in the poems written in Old Germanic language of a descriptive phrase in place of an ordinary name for something. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. When you read Anglo-Saxon age तो आपको पता लगता है कि ओल्ड इंग्लिश में ये टेक्निक मानी जाती थी कि यू यूज्ड अ लॉट ऑफ केनिंग्स एंड कंपाउंडिंग वर्ड्स. कि अगर मुझे बोलना है सिंपली अपने पोइट्री में सी लिखना है, समुद्र लिखना है, तो मैं उसको लिखूंगी वेल रोड. जबरदस्ती एक वर्ड को मेटाफोरिकली मैंने क्या किया, कंपाउंड कर दिया, ऑर्डिनरी नेम का नाम मैंने डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से दिया. तो ये बिल्कुल सही होगा. ए एंड डी अभी तक सही हैं. Figurative language is often divided into tropes and schemes. Now this is also a correct statement and आपका जो correct answer बन जाएगा A, D and E. जनवरी 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन जो कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम आर के नारायण विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर के नारायण वर पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई है कि 1947 के बाद जो वर्क्स पब्लिश हुए हैं उनको आपको पिक आउट करना है. योर आंसर इज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो 1952 में आपका पब्लिश होता है एंड द गाइड जो कि आपका 1958 में पब्लिश होता है. बाकी सारे वर्क्स जो आर के नारायण के हैं वो आपके इंडिपेंडेंस से पहले आते हैं. तो ये सी एंड ई विल बी योर करेक्ट आंसर. ऐसे टाइप का थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चन मुल्क राज आनंद से भी पूछा गया था. सो इन क्वेश्चंस के थ्रू यू कम टू नो कि जो मेजर राइटर्स हैं उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनकी जो डेट है वर्क्स की वो आपको रटनी पड़ेगी. Now that was a wonderful practice of all the sections, both from paper 1 as well as from English. I hope you thoroughly enjoyed it and आपका बहुत अच्छा revision हुआ. If at all you want to study these concepts with me बहुत ही डिटेल में तो आप मेरे इन कोर्सेज को जरूर से चेकआउट करिए. बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाना में स्टार्ट किया है एंड लेक्चर बाय लेक्चर यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर कोर्स विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस. आपको अलग से क्वेश्चंस लगाने हैं चाहे ईयर वाइज और सेक्शन वाइज तो हमारे इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करिएगा बिकॉज ये आपको रियल टाइम डिजिटल इन्वायरमेंट देता है सेक्शन वाइज या फिर ईयर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का. जरूर से मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बिकॉज यहाँ पर बच्चों को नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं, लिंक्स मिलते हैं एंड फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑल डे लॉन्ग चलते रहते हैं. तो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ इट. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है. इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते रहेंगे. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.